नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे पहली जीत का सवाल, अब आरक्षण पर बवाल। बीते कुछ दिन पूर्व उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उत्सुकताएं तेज थी। सभी पक्ष विपक्ष अपने दावेदारों के जीत को लेकर प्रयत्नशील थे, तो वहीं पंचायत चुनाव संपन्न होते ही 31 जुलाई को मतगणना के बाद शासन ने शुक्रवार को जिला पंचायत के अध्यक्ष पदों पर आरक्षण को निर्धारण कर अंतिम अधिसूचना भी जारी कर दी है। साथ ही 6 जिलों के पंचायत की डोर महिलाएं संभालेंगी, यानी कि अध्यक्ष के 5 पद सामान्य महिला व 1 पद अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित किया गया है। सामान्य रूप से कहें तो 4 पद अनारक्षित, 1 पद अनुसूचित जाति व 1 पद अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल व दावेदार भी सक्रिय हो गए हैं। पंचायती राज विभाग ने पहली बार पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए गठित एकल सदस्य समर्पित आयोग की सिफारिश लागू की है, जिसको लेकर वहां अध्यक्ष पद पर तैयारियां कर रहे कई प्रत्याशियों की भावनाओं को भी झटका लगा है। तो वहीं इस फैसले को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। विपक्ष इस फैसले से नाराज होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कई विपक्षी दलों ने अध्यक्ष पद पर जारी आरक्षण को लेकर भी सवाल उठाए हैं, जिस पर अब तरह तरह की दलीलें दी जा रही हैं। सचिव पंचायती राज चंद्रेश की ओर से आपत्तियों को दर्ज कराने के लिए 2 दिन का समय दिया गया है। उनके मुताबिक 2 और 4 अगस्त को सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। देखने वाली बात यह होगी कि कितने लोग इस फैसले का स्वागत करते हैं और कितने नामंजूर। चर्चा आज उस मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में भाजपा कांग्रेस पर बढ़त बनाने में कामयाब रही है। जहां भाजपा समर्थित 122 प्रत्याशियों ने जीत का स्वाद चखा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के 80 प्रत्याशी जीत में कामयाब भी हुए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए अब दोनों पार्टियों की नजर निर्दलीय प्रत्याशियों पर पटकी है। चुनाव में बड़ी संख्या में निर्दलीय जीत कर आए हैं। इनकी संख्या 152 के करीब है। फिलहाल दोनों ही दल इन पर अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में निर्दलीय की भूमिका अहम मानी जाती है। वहीं एक तरफ भाजपा 216 सीट पंचायत जिला सदस्य होने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी जीत के जश्न में 160 सीटों को लेकर खुशी मना रही है। हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना व्यापक समर्थन पूरे प्रदेश के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, चाहे वो ग्राम सभा के चुनाव हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत के चुनाव हो, जिला पंचायत के चुनाव हो, बहुत व्यापक समर्थन ग्राम सभाओं की सरकार, त्रिस्तरीय पंचायतों की सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश के अंदर समर्थन देने के लिए मैं आप सभी प्रदेशवासियों का, उत्तराखंड वासियों का हृदय से स्वागत करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। देखिए, कांग्रेस के पक्ष में जनता ने भारी मतदान किया है। कांग्रेस के द्वारा अधिकृत अधिकतर सदस्य चुनाव जीत के आ चुके हैं। जनता का ये मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी अब किस तरीके से धनबल और बाहुबल का इस्तेमाल करके जनता के मैंडेट को चेंज करने की कोशिश करेगी, इसके लिए हम लोग तैयार हैं, हम लड़ेंगे। और ये बात साबित हो गई कि बीजेपी के खिलाफ जनता ने वोट दिया है। इनके अधिकतर विधायकों के, पूर्व मंत्रियों के परिजन चुनाव हारे। मैं एक छोटी सी लिस्ट पढ़ देता हूँ। भीमताल से, नैनीताल से विधायक सरिता आर्या जी का बेटा हार गया। विधायक के सल्ट महेश जीना जी के पुत्र चुनाव हार गए। ऐसा नहीं है, देखिए बड़े बड़े दिग्गज हारते हैं,
जब चुनाव के मैदान में जाते हैं तो चाहे कोई भी हो, हारते भी हैं जीतते भी हैं, इसलिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र है, समुद्र में एक आध लोटा पानी कम कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता समुद्र को। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और जो हारे हैं वो कम अंतरों से हारे हैं और उनको भी मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि उन्होंने अच्छा फाइट किया है, किंतु जनता जनार्दन सबसे सर्वोपरि है। मैं जनमानस का जनादेश उनका स्वीकार करता हूं और उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। उत्तराखंड सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 को लेकर अब बड़ा कदम उठा लिया है। हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी हो चुकी है। शासन द्वारा यह आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार तय किया गया है। 12 जिलों में आरक्षण की स्थिति: अल्मोड़ा महिला, बागेश्वर महिला अनुसूचित जाति, चमोली अनारक्षित, देहरादून महिला, नैनीताल अनारक्षित, पौड़ी गढ़वाल महिला, पिथौरागढ़ अनुसूचित जाति, रुद्रप्रयाग महिला, टिहरी गढ़वाल महिला, उधम सिंह नगर पिछड़ा वर्ग, उत्तरकाशी अनारक्षित। शासन ने आरक्षण को लेकर साफ कर दिया है कि यह आरक्षण पूरी पारदर्शिता और नियमों के तहत तय किया गया है। इस प्रस्ताव के खिलाफ अब कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। इस आरक्षण के आधार पर जल्द ही जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं आरक्षण को लेकर सरकार समर्थन में है तो दूसरी तरफ कांग्रेस आरक्षण को लेकर गंभीर आरोप लगाती नजर आ रही है। विपक्ष का मानना है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है, इस प्रक्रिया को नतीजे आने से पहले जारी किया जाता रहा है, जो सरकार ने इस बार नहीं किया। अब कांग्रेस जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण को लेकर आपत्तियां दर्ज कराएगी। इस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशियों ने प्रदर्शन किया है, इससे साबित हो गया है कि जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि जनता जनार्दन का के प्रत्याशियों को भरपूर मिला है और भारतीय जनता पार्टी के पास चालबाजी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम पहले से ही मांग कर रहे थे कि जिला पंचायत की जो अध्यक्ष सीटें हैं उनका आरक्षण जारी किया जाए, लेकिन सरकार ने चुनाव परिणामों को इंतजार किया और जैसे ही चुनाव परिणाम सरकार के खिलाफ आए, आप देखिए कि अध्यक्ष की सीटों का मनमाना आरक्षण जारी किया गया है। पूरे पंचायती राज एक्ट की धज्जियां उड़ाई गई हैं। पंचायत चुनाव से पहले भी सरकार जो है पंचायती राज एक्ट के खिलाफ काम कर रही थी। कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर सरकार के इस मनमाने आरक्षण के खिलाफ जो है माननीय न्यायालय का रुख भी करेगी और जनता के बीच भी जाएगी। जनता रूप से जो सरकार ने आरक्षण नीति घोषित की है, ये तरीका सही नहीं है। या आप इलेक्शन से पहले कर देते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इलेक्शन के बाद करने में क्या है कि आप ये आपने देख लिया कि हमारे कहाँ से जीते हैं, कितने जीते हैं। सरकार में जो बैठी है पार्टी, वो अपने हिसाब से उसको आरक्षण उन्होंने निर्धारित कर लिया, जो कि गलत है। सही मायने में ये होना चाहिए था कि ये आरक्षण पहले से निर्धारित हो जाना चाहिए था कि यहाँ पर ये इस सीट पर ये रहेगा। ये आरक्षण यदि ये इलेक्शन से पहले कर देते तो निश्चित रूप से कोई बात ही नहीं थी, लेकिन सरकार की मंशा सही नहीं है। सरकार इसमें अपने हिसाब से इसको लेके जाना चाहिए, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। देखिए, सरकार ने अपनी तरफ से आरक्षण की प्रक्रिया को बहुत ही सही और पारदर्शिता से किया है। उसमें महिलाओं को भी स्थान दिया है, उसमें SC ST को भी स्थान दिया है, उसमें साधारणतः जो चुनाव जीत करके हमारे उनको भी स्थान दिया गया है। तो आरक्षण पर किसी भी प्रकार का कोई सवाल उठाना मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा। और सरकार का और चुनाव आयोग ने जिस तरीके से इस आरक्षण को लेकर के, क्योंकि हर एक को अपना प्रतिनिधित्व मिले, हमारे यहाँ 12 सीटें हैं, यहाँ महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिले, SC ST को भी प्रतिनिधित्व मिले, ये कहीं ना कहीं इस आरक्षण में देखा गया। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के नतीजों की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। इस बार के चुनावी नतीजे काफी दिलचस्प हैं, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपनी अपनी पार्टी दफ्तरों में जश्न मना रहे हैं। वहीं निर्दलीय भी चुनावी नतीजों से गदगद है। हालांकि इस चुनाव के रिजल्ट ने कांग्रेस पार्टी के भीतर एक नई जान फूंक दी है। अब चुनाव संपन्न होने के साथ ही आचार संहिता भी समाप्त हो गई है, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण को लेकर बवाल बढ़ता नजर आ रहा है। अब ये देखना होगा कि विपक्षी दल जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की लड़ाई को लेकर कितनी दूर चलते हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जोड़ने वाला है। हमारे साथ में सतीश चंद्र जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में है, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी जी हमारे साथ में हैं, अध्यक्ष यूएसएसएम की ओर से। अरुण शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। थोड़ी ही देर में आशीष सैनी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से भी हमारे साथ चर्चा में हिस्सा बनेंगे। शुरुआत सतीश चंद्र जी के साथ में कर लेते हैं। सतीश जी, विपक्ष को आपत्ति है इस आरक्षण से। अब तक चुनावों को लेकर बवाल था, लेकिन अब आरक्षण को लेकर बवाल शुरू हो गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? गरिमा जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से हुए। मैं ये कहना चाहता हूं अपने विपक्षी दलों से, और जो मुख्य विपक्षी दल है उससे, कि जब 2014 में उनकी सरकार थी तो ये जिला पंचायत का जो रोस्टर है वो क्यों चुनाव के बाद जारी करा गया? हमने तो ब्लॉक प्रमुख का जो रोस्टर है वो चुनाव से पहले जारी कर दिया था। इन्होंने तो उस समय ब्लॉक प्रमुख का जो रोस्टर है वो भी चुनाव के बाद जारी करा था जब परिणाम आ गए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, या तो उस समय दिक्कत रही है तो उन्होंने उस समय नहीं बोला कुछ भी। आज लेकिन जब इनकी सरकार नहीं है तो आज इनको उसमें दिक्कत दिखाई देती है। तो ये तो विपक्षी दल को समझना चाहिए, कांग्रेस को, कि वो कर क्या रहे हैं, विरोध किस बात का कर रहे हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता है। उनके कुछ नेता अपने बेटे को बनाने के चक्कर में रहते हैं अध्यक्ष, तो उसने लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ लोग जो है वो बोल रहे हैं कि उनके मन मुताबिक नहीं हुआ तो उसने लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, ये संविधान सम्मति तो होगा, इसीलिए तो अभी तक कोई कोर्ट नहीं गया। आज से पहले भी ये चीजें हुई हैं। 2003 में जब एनटी तिवारी जी की सरकार थी तो इनके राज्य योजना आयोग के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे और एक वरिष्ठ नेता थे इनके पार्टी के, वो कोर्ट में जाके पंचायत चुनाव की तिथियों को आगे बढ़ाने के लिए विनती करने जाते हैं, वहां पिटीशन दायर करते हैं। तो ये तो कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, यही तो जनता देख रही है। चुनाव होने से पहले इन्होंने किस तरह की विरोध दर्ज करा, हर सेक्टर पे, हर प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा। और लेकिन आज जब चुनाव, इनके परिणाम जो इनके तहत अगर आए हैं, कुछ ये बोल रहे हैं जैसा तथाकथित, तो तब इनको दिक्कत अब कुछ और आ गई है कि जिला पंचायत जो अध्यक्षों की जो रोस्टर है वो चुनाव के बाद जारी, परिणाम जारी होने के बाद जारी क्यों करा? अरे आप चाह क्या रहे हैं जनता को? आप बताइए तो सही, आपको कुछ बताना ही नहीं है। आप एक तरफ जब आपकी सरकार थी तब रोस्टर जारी होता है, तब आपको कोई आपत्ति नहीं होती, तब आप बोलते नहीं जी बिल्कुल सब कुछ ठीक है, संविधान के सम्मत हो रहा है। और आज जब चीजें उसी अनुरूप में करी जा रही हैं तो आपको दिक्कत है। मैं गरिमा जी एक और चीज कहना चाहता हूं, जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी उस समय जो हमारी मातृशक्ति है उसको 33% का आरक्षण दिया गया था। लेकिन वही भुवन चंद खंडूरी जी की जब हमारी सरकार थी तो हमने उसको 50% देने का कार्य करा। इनके समय पे इनके प्रधानमंत्री बोलते थे कि 1 रुपए दिल्ली से जाता है और 15 पैसे पहुंचता है ग्रामीण क्षेत्रों में या कहीं पे भी जहां वो बजट जारी हुआ जिसके लिए। लेकिन आज 1 रुपए पूरा का पूरा दिल्ली से चल के वहां पहुंच रहा है, तब इनको दिक्कत है। मैं ये कहना चाहता हूं, दिक्कत आखिर किस किस चीज से है? आपको विकास से दिक्कत है, आपको निर्वाचन आयोग से दिक्कत है, आपको सेना से दिक्कत है, आपको दिक्कत किस किस चीज से? आपको पूरा बताइए तो सही, जनता के सामने पूरा रखिए। आपको प्लेटफॉर्म दिया गया है, आप बोलने के लिए राजी नहीं है, आप समय समय पर आपकी चीजें परिवर्तित हो जाती हैं, आपकी कथनी और करनी में अंतर हो जाता है, आपको कुछ पता ही नहीं है इस प्रदेश के बारे में, जनता क्या चाह रही है। आप हर चीज का सिगूफा छोड़ने में चले आते हैं, हर चीज को आपने मजाक बना के रख दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे समय पे पंचायत मजबूत हुई है, महिला शक्ति मजबूत हुई है, हमने हर एक और कार्य करा हुआ है, चाहे वो विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे वो संसदीय क्षेत्र हो, चाहे वो पंचायत का क्षेत्र हो, चाहे वो निकाय का क्षेत्र हो। और अभी देखिएगा जब ये जिला पंचायत अध्यक्षों के जब निर्वाचन हो जाएगा, सारी चीजें चयनित हो जाएंगी, तब इनके देखिएगा इनके कुछ और ही फिर मुद्दे आ जाएंगे इनको, क्योंकि जनता से कोई सरोकार नहीं, इनको विकास से कोई सरोकार नहीं है। और देखिए गरिमा जी, मैं सीधी तरीके से और एक जिम्मेदार पक्ष होने के नाते, एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते, हमारी जो प्रदेश में चल रही है उसके नाते, एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मैं पूरे प्रदेश को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार, हमारी जो पार्टी है उसका एक और एक ध्येय है कि जन हित वाले जो मुद्दे हैं उनको लाया जाए, जनता के लिए कार्य करा जाए, विकास की बातें करी जाए, विकास करा भी जाए।
सिर्फ इस तरह की छिछली राजनीति करना हमारा काम नहीं है। उसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, प्लेटफॉर्म होते हैं, उसके लिए हम कर सकते हैं, करना चाहें तो, लेकिन हमारा एक ही उद्देश्य है। ठीक है, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े नहीं है, वो जुड़ेंगे जरूर, हम उनसे जवाब लेंगे। तब तक शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में है, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। बहुत स्वागत शांति प्रसाद जी। शांति प्रसाद जी, एक बात मुझे सतीश जी की थोड़ी सी वाजिब लगी कि अगर संविधान सम्मत ये सब कुछ नहीं होता तो विपक्ष अब तक कोर्ट का रुख कर चुका होता। क्या वाकई ऐसा है? अगर संविधान सम्मत है तो फिर विपक्ष को आपत्ति क्यों है, और अगर नहीं है तो कोर्ट का रुख कर लीजिए। मुझे उनकी बात ठीक लगी। क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? और चुनाव के बाद भी आरक्षण को लेकर सवाल उठ रहे हैं, आप देखिए ना, बड़ी बात है। बहुत वाजिब सवाल आपने किया है गरिमा जी। पहले तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव संपन्न हुए हैं। वो तमाम प्रत्याशी जो चुनाव जीतकर अपनी पंचायतों को मजबूत करेंगे, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि इन पंचायतों से गांव का विकास होगा, गांव से जो पलायन है, उदासी है, वो दूर होगी और सत्ताओं का रुख गांव की ओर होगा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। अब सवाल आपने कहा है कि सतीश जी ने जो बात कही है उस पर सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा, हाई कोर्ट की गाइडलाइन को कितना सरकार ने माना। 2 जगह जिनके वोट थे उस पर आज भी संशय बनी हुई है। अभी इस चुनाव के बाद निर्णय आने हैं और कई प्रत्याशियों की गर्दन पर तलवार लटकी है। उसका जवाब ये है कि देखिए गरिमा, सत्ता जिसकी होती है वो अपने अनुसार उसमें निर्णय लेता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भाजपा ने जो आरक्षण के रोस्टर तैयार किए हैं आफ्टर चुनाव, कांग्रेस होती वो भी करती। जहां भाजपा कमजोर है वहां उन्होंने महिलाओं को कर दिया, जहां मजबूत है वहां पुरुषों को कर दिया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल ये है, क्या इन पंचायतों के जो अध्यक्ष अब चुने जाएंगे, ब्लॉक के हों चाहे जिला पंचायत के हों, क्या यहाँ जो खरीद फरोख्त होगा उस पर रोक लगेगी? जहां जैसे ही ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत जीते उनको घर तक जाने नहीं दिया गया, उनके अपहरण हो गए। ये लोकतंत्र का असली चेहरा भी है। और ऐसे ही जिला पंचायत में बताइए, अभी से बोली लगनी शुरू हो गई है। सोचिए, यदि अध्यक्ष बनने के लिए 15-15, 20-20 करोड़ रुपए खर्च होंगे, 3-3, 4-4 करोड़ रुपए ब्लॉक के अध्यक्ष बनने के लिए खर्च होंगे, तो फिर विकास का ताना बाना कैसा बुना जाएगा? हमारी ये मांग है कि आने वाले समय में सरकार जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष को सीधे चुनाव कराए, ताकि ये जो खरीद फरोख्त होती है, लोकतंत्र को बदनाम करने का जो माहौल गांव में बनता है, उस पर रोक लगे। अब आ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पे जो सवाल खड़े हो रहे हैं आफ्टर चुनाव, ये कभी खड़े ना होते यदि जिनके चुनाव निर्वाचन पर आपत्तियां आई थी, राज्य निर्वाचन आयोग उसको तुरंत उसका में अमल कर देता, तो शायद आज ये डिबेट भी ना होती। अब क्योंकि सत्ता और सत्ता का दुरुपयोग होता हुआ लग रहा है, इसलिए ये डिबेट भी हो रही है। मगर बावजूद इसके हमें विश्वास है कि जहां नियम विरुद्ध काम होगा उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हाई कोर्ट और राज्य निर्वाचन आयोग है। उम्मीद कीजिए आने वाले समय में दूध का दूध पानी का पानी होगा। मगर इस समय गांव के अंदर माहौल जिस तरीके से खरीद फरोख्त का शुरू हो चुका है, यह लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। और सबसे बड़ी दुख की बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरीके से निर्दलियों को उतार रहे हैं गांव में, जिस तरीके से सत्ता का लाभ देने की बात कर रहे हैं कि सत्ता में हमारे से जुड़ोगे तो आपको आगे लाभ मिलेगा वरना नुकसान होगा, इससे पता चलता है कि भाजपा अपनी असली राजनीतिक जो है चेहरे पर आ चुकी है। निर्दलियों को धमकाना और विपक्षियों को यह कहना कि हम सत्ता हैं, हमारे खिलाफ करोगे तो तुम्हारे को ना तो बजट मिलेगा ना काम मिलेगा, ये बताता है कि भाजपा अभी भी तानाशाही पे आई है, इनको अकल नहीं आई है। निर्दलियों का जीतना भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर तमाचा है, मगर दुर्भाग्य है लोकतंत्र में यह हारने पे भी अपनी जीत बताते हैं और यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आने वाले समय में इनको और चोट लगेगी। ठीक है, हमारे साथ में रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी जी, अध्यक्ष यूएसएसएम की ओर से हैं। स्वागत सर आपका भी। कैलाश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई पूरी तरीके से खरीद फरोख्त पर अब चुनाव आ गया है? पदों के लिए जिस तरीके से करोड़ों रुपए खर्च करने की बात सामने आ रही है, अगर ऐसा होता है तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि विकास तो फिर आगे चलकर क्या ही होगा। जय हिंद गरिमा जी। पहले तो मैं सभी जो नवनिर्वाचित हमारे उम्मीदवार हैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं।
अब रही जहां तक खरीद फरोख्त की प्रश्न जो है, तो देखिए गरिमा जी, पहली बार मेरा तो पूरा जीवन गांव से ही शुरू हुआ है और मैंने अभी तक अपना गांव नहीं छोड़ा है। लेकिन मैंने देखा कि जब आज से करीब 15-20 साल पहले और 25-30 साल पहले जो चुनाव थे, पता ही नहीं चलता था, 2000 रुपए भी खर्च नहीं होते थे। आज उसमें लाखों रुपए, करोड़ों रुपए जो है प्रधान के चुनाव में, बीडीसी मेंबर के चुनाव में, ये जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में इतने करोड़ों रुपए का अगर खर्चा हो रहा है, और आप ये देखिए जो जिसको कि हम ये सोचते हैं कि हमारी जो लोकतांत्रिक तरीके से अगर देखा जाए तो सबसे जो सीढ़ी है वो हमारी ये पंचायत चुनाव है, कि जहां से हमारा जनमानस जो है, गांव का आदमी जिसको न्याय मिलना है, अगर वहां भ्रष्टाचार शुरू से ही पनप रहा हो तो उससे आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार की आगे की राजनीति होगी। दूसरा, इस चुनाव ने हमें ये भी दिखा दिया कि देखिए दोनों पार्टियां जो अपने आप को बोलती हैं हम परिवारवाद को नहीं महत्व देते, आपने देखा होगा कि उनके जो एमएलए हैं या जो भी जितने भी राज्य मंत्री वगैरह जो है, किसी का पुत्र, किसी की पत्नी, सबको इस जो उत्तराखंड की जनता ने एक सबक सिखा दिया और उनको एक तरह से उनकी, जो मैं बोलना चाहूंगा कि उनको शीशा दिखा दिया कि वास्तव में आप इस योग्य नहीं है जिस योग्य आप अपने आप को समझते हैं। इसमें अधिकतर निर्दलीय जो है इस चुनाव जीते हैं, लेकिन अब दोनों पार्टियां अपना अपना इसमें वर्चस्व दिखा रही हैं। और यहाँ तक देखने को मिला है, मैंने खुद अपने क्षेत्र में देखा है कि जो निर्दलीय लोग जुड़े थे, जीते थे, अभी उनके मोबाइल स्विच ऑफ आ रहे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं से इनको जो है दोनों पार्टियों के बाद, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो है उनको एक तरह से इस तरह से बंद कर दिया है एक कमरे में कि आप जो है, उनकी सौदेबाजी हो रही है कि आप इतने पैसे लेकर के आपको ये करना है। अगर इस तरह की सौदेबाजी, ठीक है, यानी वो सौदेबाजी ही है जो चुनाव के लिए ठीक नहीं है। चलिए विस्तार से अपनी चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले एक बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही, पहले उसका रुख कर लेते हैं। तहसील में एक महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया है। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता दें, तहसील में महिला ने किया आत्मदाह करने का प्रयास। बड़ी खबर लखनऊ से। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज की पूरी घटना, पेट्रोल लेकर आत्मदाह करने तहसील दिवस पर पहुंची पीड़ित महिला। बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं, एक महिला ने किया आत्मदाह का प्रयास। तहसील दिवस पर पीड़िता पहुंची थी और यहां पर आत्मदाह करने का प्रयास महिला की ओर से किया गया है। गोसाईगंज पुलिस की ओर से अहम बातें, मौके पर मौजूद पुलिस ने पीड़िता को आत्मदाह से बचाया है। अहम खबर आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं, लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। मोहनलालगंज तहसील दिवस पर पहुंची थी पीड़िता, आत्मदाह का प्रयास किया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रताड़ना के आरोपी पति पर कार्रवाई न होने से नाराज थी। बड़ी खबर आपको हम बता दें, आम जानकारी, गोसाईगंज पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाए जाने की बात सामने आई है। मौके पर मौजूद पुलिस ने पीड़िता को आत्मदाह करने से बचाया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, लखनऊ से बड़ी खबर, तहसील में महिला ने किया आत्मदाह करने का प्रयास। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील की पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। इतने दिन हो गए छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वापस से अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अरुण शर्मा जी का रुख कर लेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है अरुण जी आपका। अरुण जी, पंचायत चुनाव न हो गए, प्रदेश में पंचायत का एक बड़ा और मुख्य कारण बन गए हैं। हर शुरू भी नहीं हुए थे तो शुरू ना होने को लेकर विवाद था, अभी हो गए हैं तो आरक्षण पर अभी भी चर्चा जारी है और खरीद फरोख्त का एक शब्द जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में चल रहा है। क्यों आखिर ये चीजें हो रही हैं? गरिमा, देखिए, ये हर चुनाव में होता है, ये कोई पहला चुनाव नहीं है। जहां भी इनडायरेक्ट मतदान होता है वहां ये स्थितियां होती है। हमें तो याद है उत्तर प्रदेश के जमाने में जब एमएलसी के चुनाव होते थे, स्थानीय निकाय या स्थान तक, तो उनमें ये खुलेआम चलता था कि कैंडिडेट सुबह अटैची लेके निकलता था, शाम को वो खाली अटैची लेके घर आता था। और हमने ये उत्तराखंड में उस जमाने में देखा है। तो ये देखिए, क्योंकि ये सीधे सीधे इन चुनावों में जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होंगे या जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे, इनमें सीधे सीधे मतदाता भाग नहीं लेता। जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो प्रॉक्सी वोटर के वोट के जरिए ये अपने कैंडिडेट को चुनेंगे। अब उसमें निश्चित तौर पर जो सत्ताधारी दल होता है उसका पलड़ा भारी होता है, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में होती है। तो जैसे इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 216 पर जिला पंचायत सदस्यों की जीत का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि 113 उनके लोग चुनकर आए हैं। तो और खासकर देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली हैं, तो पहाड़ में कम मिली हैं। लेकिन ये भी एक बात सही है कि अच्छे कद्दावर नेताओं के किसी के पुत्र, किसी की पुत्री, तमाम लोग हार भी गए हैं, क्योंकि जनता ने, मुझे लगता है कि परिवारवाद को भी नकारा है। कहीं ना कहीं इस परिपाटी को तोड़ा है कि अब आज बाप है या माँ है, कल उसका बेटा या बेटी उसी पद पे होगा। लेकिन देखिए, कुछ जगह पे ये मिथक भी है। जैसे देहरादून जिले में हम देखें तो पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष रहे प्रीतम सिंह के बेटे अभिषेक चक्रवर्ती से जीत गए। वहीं जो विधायक है मुन्ना सिंह चौहान, उनकी पत्नी भी चुनाव जीती है, वो पहले जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है। तो ये सारी परिस्थितियां हैं। और देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि देवरानी जी ने सही कहा और हमारे भट्ट जी ने भी सही कहा है कि कैंडिडेट जीत के बाद से गायब है, उनका पता नहीं लग रहा, वो कब्जे में आ गए हैं। और मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश के जमाने में यही काम हम लोग भी करते थे कि एक बार हमारे मित्र सुभाष शर्मा चुनाव लड़े तो हमने सारे के सारे वो जो पंचायत प्रतिनिधि थे उनको एक जगह इकट्ठा करा और फिर उसके बाद उनकी दावत चलती रहती है, वो सब कुछ उनके लिए अवेलेबल रहता है। तो ये इन चुनावों में भी होता है और हमेशा से होता है, ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, जिसके पास पैसा होता है, ये माना जाता है कि जो साधन संपन्न है वो इस चुनावों को जीत लेता है, क्योंकि इसमें पैसा बढ़ता है, इसमें चीजें बढ़ती है। तो ये एक, मैं कह रहा हूं, परंपरा से चली आ रही है। हम उत्तर प्रदेश के जमाने में देखते आ रहे थे, आज उत्तराखंड बन गया है तो वही उत्तर प्रदेश का हिस्सा। अब जो उत्तर प्रदेश में अच्छाई बुराई थी वो उत्तराखंड में भी आएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो वही स्थितियां यहाँ है। अब जिसके पास, जैसे अब देहरादून महिला सीट हो गई है तो निश्चित तौर पे मुन्ना सिंह चौहान की पत्नी उस पे दावेदार है और इसीलिए प्रीतम सिंह को उस पे आपत्ति है कि यहाँ महिला हो गई। लेकिन जो हमारे यहाँ 50% आरक्षण की स्थिति थी उसमें 12 में से 6 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो नियम कानून के हिसाब से किया गया है। और अब आने वाले दिनों में जब ये अगले हफ्ते तक, ये 15 अगस्त के आसपास ये चुनाव संपन्न हो जाने हैं सारे, तो मुझे लगता है कि तब तक ये सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। जी गरिमा। ठीक है, सतीश जी का रुख कर लेते हैं। सतीश जी, पैसों के इस्तेमाल से क्या चुनाव जीतना लोकतंत्र के लिए खतरनाक नहीं है? लोकतंत्र को बचाने की बातें तो सब कर रहे हैं, लेकिन अभी अरुण जी ने एक बात कही, ये बहुत अहम है कि आखिर पैसों के इस्तेमाल से ही सब कुछ चल रहा है। खरीद फरोख्त का आरोप भी आप पर सीधे तौर पर लगाया गया बागी के विरोधी दलों की ओर से। देखिए गरिमा जी, हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है और सभी लोग यहाँ स्वतंत्र हैं और सबको स्वतंत्रता का अधिकार है। देखिए, जैसे ये बात हुई, चर्चा हुई कि जैसे
बड़े भाई साहब लोग हैं, वो लोग बैठे हुए हैं, तो उनका एक्सपीरियंस जो अनुभव है वो मुझसे ज्यादा है। लेकिन अगर वो ये बात बोल रहे हैं कि किसी का अपहरण हो जा रहा है, कि लोगों को फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं, तो उनके परिजन रिपोर्ट लिखवाए ना थानों में जाके, अगर अपहरण हुआ है तो। देखिए, तो हर कोई पंचायत चुनाव है, बड़े बड़े चुनावों में हम सब सब ये बात देखते आए हैं, मैं और ऐसा नहीं मैं है यही कहूंगा किस कि तरीके अगर- से होटलों में नेताओं को रख रख कर सरकारें गिरा दी गई। नहीं नहीं नहीं, गरिमा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए सभी लोग विवेकवान व्यक्ति हैं जो चुनाव जीते हैं, जनता ने उन्हें अपना समर्थन दिया है। और देखिए, वो उनके ऊपर है, वो फोन स्विच ऑफ किस कारण से उनके परिजनों ने कराया या उन्होंने खुद कराया, वो तो वही जान सकते हैं। लेकिन इस विषय में मैं इतना ज्यादा आपको नहीं बता सकता विस्तार पूर्वक, क्योंकि वो वही व्यक्ति बता सकते हैं जिनके फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं, उनके परिजन बता सकते हैं कि वो व्यक्ति है कहाँ, किन्होंने उनका किडनैप करा हुआ, किन्होंने अपने उनको क्षेत्र में रखा हुआ है। ठीक है शांति प्रसाद जी, वैसे नई नहीं है ये बात, लेकिन पंचायत चुनाव में ऐसे हथकंडे अपनाए जाएंगे ये उम्मीद जरूर, मतलब ये जरूर नहीं आए कि अब पंचायतों में भी ये चीज़ें होने लगी हैं। वरना ये सुनना देश के लोगों को बहुत पता है कि जब चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद नतीजे आते हैं, और जब सरकार बनने की बारी आती है तब किस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं, सबको पता है। गरिमा, मैं एक बात बोलूंगा, सब सहमत होंगे, जिनके फोन स्विच ऑफ हैं उनके घर में खुशी के वो लड्डू बट रहे हैं। मैं भी ये चीज शांति प्रसाद जी की बात पे मुझे भी ये बात लगी कि ऐसा नहीं है, सबको पता होता है, कोई लापता नहीं है जिसके लिए लगाया जाए। दूसरा, मेरा छोटा भाई है सतीश, बड़े प्यार से कह रहा है अगर स्विच ऑफ है तो FIR दर्ज कराओ ना। हाँ। वो भी जानता है कि सच्चाई क्या है, मगर क्या करें, बोलना तो है ही। गरिमा, मैं उस दौर में मेरा दौर वो है, मैंने वो भी देखा है कि जब गांव का बुजुर्ग प्रधान बनता था, आम सहमति से चुनाव नहीं होते थे। फिर मैंने वो दौर भी देखा कि गांव में जो पढ़ा लिखा लड़का है उसको निर्विरोध विधायक को प्रधान बना दिया जाता था। अब मैं वो दौर भी देख रहा हूं कि गांव में जो बेचारा मेहनत कर रहा है उसकी जमानत जब्त हो रही है, और दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से जो आ रहे हैं वो पैसे के दम पे प्रधान बन जा रहे हैं, और उसके बाद वो अपने अपने क्षेत्रों में नौकरी पे चले जाते हैं। गांव में जो है प्रमाण पत्र नहीं बन पाते। ये स्थिति मैं अब देख रहा हूं, और अभी भी जितने जनप्रतिनिधि जीत के आए हैं सब बाहर से जाके जीते हैं। मैं वो दौर भी देख रहा हूं। कहने का मतलब है कि वर्तमान दौर पूंजीवाद पर बहुत ज्यादा चल रहा है, और जिसका परिणाम है कि एक्चुअल व्यक्ति अभी भी जो है सदन से दूर है। ये इसमें कुछ छुपा नहीं है। और जिस तरीके से खरीद फरोख्त हो रही है, तो मान के चलिए क्षेत्र पंचायत का गरिमा कोई कार्य नहीं है। उसका कार्य चुनाव लड़ना, जीतना, उसके बाद ब्लॉक प्रमुख बनाना और खत्म। इसके बाद उसकी कोई भूमिका नहीं है। छोटा मोटा काम यदि उसने अपने प्रभाव से करा लिया, पुस्ते पास्ते बनवा लिए तो ठीक, वरना क्षेत्र पंचायत की कोई जिम्मेदारी ज्यादा रहती नहीं है। और प्रधान की स्थिति यह है कि उसको जो भी काम कराना है 40% कमीशन दिए बगैर उसका काम ही नहीं होता। आप ब्लॉक के उस भ्रष्टाचार को कैसे रोकोगे? जिला पंचायतों में इतना बुरा हाल है कि जो जिला पंचायत सदस्य होता है वो अपने 20, 25, 30 लाख के बजट के लिए रेंगता रहता है। वो अपने ब्लॉक से अपने गांव तक और गांव से जिले तक चक्कर काट रहा होता है। 5 साल में उसका जो है काम नहीं हो पाता जितने उसने वादे किए होते हैं। कहने का मतलब है, जिस दिन जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख खुले चुनकर आएंगे तो मेरा यह मानना है कि क्षेत्र पंचायत का भी बजट सही जगह पर लगेगा, जिला पंचायत का भी बजट सही जगह पर लगेगा, और प्रधान के कार्यों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर रोक लगेगी। हम यहाँ जितने भी पैनल पे बैठे हैं इस बात से सहमत होंगे कि ये जो खरीद फरोख्त है इससे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा चोट साबित हो रहा है, और उसके परिणाम विकास के लिए बहुत घातक बन रहे हैं। यही कारण है कि गांव की योजनाओं में घोटाले ज्यादा होते हैं, काम कम होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जब जान रही है, समझ रही है, तो क्यों नहीं खुले चुनाव कराएं जिला पंचायत के और ब्लॉक प्रमुख के, ताकि इस तरीके की हाउस राइडिंग ना हो, खरीद फरोख्त ना हो, और जनता को ये महसूस हो कि हम अपने जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष को चुन रहे हैं, हम अपने ब्लॉक पर को चुन रहे हैं। ये जो चोर दरवाजे से चिन्हीकरण का मामला चलता है, इससे बहुत बड़ा खतरा आने वाले समय में मुझे लगता है, क्योंकि ब्लॉक भ्रष्टाचार की बेट चढ़ चुका है। देखते हैं कब इसमें सुधारीकरण होगा। बहरहाल इस पंचायत में सत्ताओं को बहुत बड़ा आईना जनता ने दिखाया है। बड़े बड़े पूंजीवादी
बड़े बड़े परिवारवाद वाले ये सब हारे हैं। और एक संदेश गया है, राज्य आंदोलन की तर्ज पर समाज एकमत होने का प्रयास करा है। ठीक है, कई जगहों पर एक संदेश भी दिया है कि जो पहाड़ की बात करेगा वही सत्ता के आगे आएगा। ये एक संदेश गया है। 27 में और बड़ी चुनौती इन राष्ट्रीय पार्टियों को जनता देगी। चलिए लौटेंगे आपके पास में। अरुण जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अरुण जी देखिए, इस बार चुनाव में काफी कुछ नया तो हुआ, ये बिल्कुल ठीक बात है कि पूंजीवादियों को इस बार जनता ने दरकिनार कर दिया। युवा बहुत ज्यादा जीते हैं, बड़ी कम उम्र के लोग चुनाव में उतरे थे और जनता ने उन पर भरोसा भी दिखाया है। यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे अब कम से कम जनता लोकल स्तर के या पंचायत स्तर के चुनावों में तो सजग हो गई है और जनता चाहती है कि जो वहां का रहने वाला है, जो स्थानीय निवासी है, वो ही चुनाव जीते। तो और क्योंकि इस बार मत प्रतिशत में जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई, खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में जहां पर कभी उम्मीद नहीं की जाती है, वो बहुत कुछ कहता है अपने आप में। तो क्या ये जो सेमीफाइनल वाली बात सामने आ रही थी कि भाई 27 से पहले ये चुनाव हो रहे हैं, काफी अहम माने जाते हैं, इस बार जनता का मूड क्या है वो पता चल जाएगा, क्या ऐसा ही 27 में देखने को मिलेगा या फिर वो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति से प्रभावित होंगे चुनाव? देखिए गरिमा, अगर इन चुनाव की बात करें केवल, तो इन चुनाव में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि उसके 216 के आसपास जिला पंचायत के मेंबर जीते हैं, तो उस हिसाब से तो लग रहा है 27 में भाजपा की सरकार बनेगी, अगर इन चुनावों को ट्रेंड माना जाए। क्योंकि उसके अलावा कांग्रेस को 113 सीट मिली है और निर्दलीयों को भी कुछ मिला है, और कम से कम कांग्रेस से ज्यादा निर्दलीय जीते हैं। तो ये स्थिति देखिए साफ कह रही है। दूसरी चीज देखिए, अभी भटजी बात कर रहे थे, अगर हम पहले के स्थानीय निकाय चुनाव देखें तो वो भी इसी तरह होते थे कि मेंबर चुन के आते थे, उसके बाद वो अध्यक्ष का चुनाव करते थे, चाहे वो नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, या हम इसकी बात करें महापौर सीट की। लेकिन उसके बाद उन चुनावों में भी परिवर्तन किया गया और जनता की सीधी भागीदारी बना दी गई। अगर आपको थोड़े दिन पहले का वाकया याद हो, 2016 का, जब एकाएक कांग्रेस के 9 विधायकों ने हरीश रावत सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, तो उसके बाद उन्हें पहले गुड़गांव के लीला होटल में रुकवाया गया था और उसके बाद दिल्ली के क्लैरिजेस में, और बाद में ये बात भी खुलकर सामने आ गई कि कुछ और कांग्रेस के विधायकों को पैसा मिला था, जिन्होंने बाद में वो पैसा वापस किया, और उस टाइम हरीश रावत से समर्थन वापस लेने के लिए 1.5 से 2 करोड़ रुपए हर विधायक को दिए गए। ये बाद में खुल गई थी बात। तो वही स्थिति इन चुनाव में भी है। इन चुनाव में आज की स्थिति मैं बिल्कुल सहमत हूं जो साथी ये कह रहे हैं कि ये डायरेक्ट चुनाव होना चाहिए, ब्लॉक प्रमुख का भी और जिला पंचायत अध्यक्ष का भी, बिल्कुल सहमत हूं। इसलिए सहमत हूं कि उस टाइम कम से कम एक चेहरा तो होगा और उस चेहरे पे चुनाव लड़ेगी पार्टियां, और उसके बाद जनता ये तय करेगी कि उन्हें वो चेहरा पसंद है या नहीं है। अब स्थिति तो ये होती ही है कि जनता ने अपने मेंबर को वोट दिया और पता लगा कि ऐसा आदमी जिसको वो दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते थे, वो अचानक जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाए या ब्लॉक प्रमुख बन जाए, जो स्थितियां बन रही है। पिछली बार हमने देखा ये डोईवाला ब्लॉक था, इसमें एक अनुसूचित जाति के मेंबर की सीट थी और वही ब्लॉक प्रमुख के लिए वो हो गया, रिजर्व हो गया, तो वही आदमी जो एकमात्र था वो ब्लॉक प्रमुख बन गया। तो ये बड़ी स्थिति खराब है। इससे देखिए सीधे सीधे जनता की भागीदारी नहीं हो पाती। अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है और भविष्य इस उत्तराखंड का देखना है, तो निश्चित तौर पर हमें इन चुनावों को डायरेक्ट चुनाव कराना होगा कि जनता वोट दे, जनता तय करे कि उसका नुमाइंदा कौन होगा। अब वो मुन्ना सिंह चौहान की बीवी होगी या प्रीतम सिंह का लड़का होगा या कोई और होगा, ये वो जनता तय करे। ये जो राजनीतिक दल है वो तय ना करे कि वो जिले की कमान या ब्लॉक की कमान किसे देंगे। बिल्कुल देखिए ये होना चाहिए, और जब तक ये नहीं होगा तब तक खरीद फरोख्त पर रोक भी नहीं लगेगी। स्थितियां ये है, हमें पिछला चुनाव याद है जो जिला पंचायत हुआ था कि जो कैंडिडेट जीते थे उनको जीतते ही सोने की मालाएं दे दी गई थी, हिसाब किताब बाकी बाद में हुआ।
ये भी स्थिति थी। तो ये देखिए, ये इन चीजों से अगर खुद को बाहर निकालना है तो ये व्यवस्था में बदलाव करना पड़ेगा। ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। शांति प्रसाद जी का रुख करेंगे, फिर सतीश जी के पास में जाएंगे। शांति प्रसाद जी, इस बार कांग्रेस की बात करें तो हाँ, मानते हैं कि बीजेपी के इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन बाकी के चुनावों के मुकाबले इस बार उनकी स्थिति थोड़ी बेहतर इन चुनावों में देखने को मिली है। तो क्या ये स्थिति वाकई 27 तक बेहतर होती जाएगी? आपको क्या लगता है? क्योंकि मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस उत्तराखंड में फिलहाल बीजेपी के सामने खड़ी है। क्या वाकई विपक्ष मजबूत हो रहा है? इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार निर्दलीय और कांग्रेस के प्रत्याशी ज्यादा जीत कर आए हैं और कई जगहों पर उत्तराखंड क्रांति दल के भी पंचायतों में जीत कर आए हैं। तो ये एक सत्ता के खिलाफ आक्रोश तो था, मगर भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी अच्छाई मैं आपके सामने बड़े दिल से कह रहा हूं कि इनका संगठन इतना मजबूत है। भाजपा के पास संगठन मजबूत है, पैसों से मजबूत है और गांव में चुनाव को प्रभाव करने की कला भाजपा को आती है। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी बुरी कदर हारी है। तो निश्चित रूप से सत्ता से खफा तो है जनता। इनका 5 किलो राशन इस बार नहीं चला गांव में। महिलाओं ने कहा कि हम तो जी लेंगे इन 5 किलो राशन से, पर हमारे बच्चों का, हमारा भविष्य क्या है? इनकी नौकरियां चली गई, पेंशन खत्म हो गई। अब आपने उत्तराखंड के नौजवान बच्चों को राजनीतिक रूप से बर्बाद कर दिया, शराब पिला रहे हो। इसलिए महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी से बेरुखी दिखाई और भाजपा बुरी कदर हारी। तो कहने का मतलब है इनका 5 किलो नहीं चला, इनका राम नहीं चला, इनका सनातन नहीं चला, इनका हिंदू मुस्लिम नहीं चला, इनका चला तो सत्ता का प्रभाव, और उस कारण ये जीत कर आए हैं और बहुत बहुत बड़े मार्जिन से नहीं जीते। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी तो है, शुभ संकेत तो नहीं है और समझ भी रही है जनता की भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के लिए कुछ नहीं किया है। धामी सरकार के लिए खतरा खड़ा हो चुका है। ये एक संदेश गया है, सरकार के खिलाफ जनता है। 27 में मुझे लगता है कि एक ऐसा जनादेश आएगा जिससे उत्तराखंड की राज्य आंदोलन की याद ताजा होगी। जो उत्तराखंडियत पे काम करता हुआ दिखेगा, बोलता हुआ दिखेगा, वो सत्ता के नजदीक जाता हुआ दिखेगा। ऐसा संदेश इन पंचायतों ने दिया है। जी गरिमा। ठीक है सतीश जी, मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और लगातार बढ़ रही हैं क्योंकि 27 तक फिलहाल विपक्ष मजबूत हो रहा है। विपक्ष इस बार कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है और ये सत्ता पक्ष के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या वजह है? क्या उत्तराखंड के लोगों को, क्या उनकी जो उत्तराखंडियत है उसको शायद उतना शामिल नहीं किया गया सरकार की नीति में? सतीश जी, आपको आवाज मिल रही है क्या हमारी? नहीं, देखिए गरिमा जी, मैं कहना चाहता हूँ विपक्ष मजबूत हो रहा है। हेलो जी, बोलिए आप, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो गरिमा जी, मैं कहना चाहता हूँ विपक्ष मजबूत हो रहा है या कमजोर हो रहा है, ये तो प्रदेश की जनता ने बता ही दिया है। अब जो बात है कि जो विपक्ष का कहना है कि जो सरकार है वो अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा रही है, ब्लॉक प्रमुख बनवा रही है, धन बल पे बनवा रही है, इस बल पे बनवा रही है, मुझे लगता है ये सब कोरी बातें हैं और ये सीधा सीधा इस पे कोई भी जनता जो प्रदेश की है उसको उससे कोई इत्तेफाक नहीं रखती है। आप ये देखिए, अगर निकाय चुनाव हुए तो हमारे अगर 12 मेयर चुन के आ जाते हैं तो वो तो डायरेक्ट जनता द्वारा चुना गया होता है जो प्रत्याशी नहीं। देखिए इस बार आपकी परफॉर्मेंस हम मान लेते हैं अच्छी है, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष ने अपने स्तर को किस कदर बढ़ाया, क्या आपको वो नहीं सोचना चाहिए? मैं गरिमा जी यही कहना चाहता हूं, अगर विपक्ष ने अपने स्तर को बढ़ाया हुआ है, अगर लग रहा है विपक्ष ये बातें बोल रहा है कि हमारे समर्थित उम्मीदवार ज्यादा चुन के आए हुए हैं, चाहे वो पंचायत स्तर पे हो चाहे वो क्षेत्र पंचायत स्तर पे हो, तो फिर इन्हें दिक्कत किस बात की अपने बोर्ड बनाने में? अपने बोर्ड बनाइए ना। अगर आपके उम्मीदवार, आपके जो प्रत्याशी इतने इस लेवल पे जीत के आए हैं तो आपके तो बोर्ड बनने चाहिए प्रत्येक जिले में और प्रत्येक ब्लॉक में, तो अपने बोर्ड बनाइए ना आप। लेकिन उस पर भी अगर आपको आपत्ति है, आपको टेंशन इस बात की है कि भाजपा के इतने बोर्ड बन रहे हैं, भाजपा इतने जिलों में अपने जिला पंचायत अध्यक्ष क्या बात कर रहे हैं आप? विपक्ष ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, ये तो आप कह रहे हैं, क्या गलत बात है? सतीश जी, विपक्ष ये नहीं कह रहा है। मेरा ये सवाल आपसे था कि भाई विपक्ष का बढ़ता दायरा आपको कितना नुकसान करेगा? देखिए गरिमा जी, विपक्ष का दायरा
कोई इतना नहीं बढ़ रहा है कि वो हमारे लिए मुसीबत पैदा करे। विपक्ष का जो दायरा, क्योंकि ये देखिए छोटे लेवल पे चुनाव होते हैं, उसमें बिना जो चुनाव चिन्ह होता है उस पे चुनाव लड़े जाते हैं। तो ये देखिए इस पे मैं ये नहीं कह सकता कि विपक्ष का दायरा इतना बढ़ गया है कि वो आने वाले समय पे 2027 पे हमें दिक्कत देंगे, क्योंकि इनके खुद के ही अपने परेशान जो घर में परेशानी है उससे दूर हो पहले, तब जाके प्रदेश की जनता के बीच में जाएंगे चुनाव में भी। देखिए अंतर कल है, ऐसा नहीं है, उनकी उजागर हो जाती है। आपके यहाँ पर इतना सख्त अनुशासन है कि भाई सामने कम आ पाती है, लेकिन वो दोनों के साथ रहा है प्रदेश में बराबर, एक एक कर आपकी भी घटनाएं सामने आई हैं। गरिमा जी, जो इनके कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं, जो जीते भी हैं, वो अपने चेहरे के दम पे जीते हुए, वो अपने पार्टी के सिंबल या अपनी पार्टी की कोई भी इस तरह की चीजों के बारे में या अपनी पार्टी के उसके उस पे नहीं जीतते संकल्प के उस पे, ये सिर्फ और सिर्फ अपने चेहरे के, क्योंकि उस कैंडिडेट के अपने क्षेत्र में जो रिस्पेक्ट होगी, सम्मान होगा, और उसके जो कार्य है वो उन्होंने देखे होंगे उस क्षेत्र की जनता ने, इसलिए उन्होंने उसको जिताया होगा। लेकिन अगर आप इसमें ये बोलते हैं कि कांग्रेस की जो सिंबल है और जो कांग्रेस के जो संकल्प है उसके हिसाब से वो जीत गए हैं, तो मुझे इस पे कोरी कोरी कल्पना लगती है मुझे। मतलब तो फिर ये तो मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थूथू वाली पोजीशन हो गई आपके पास। मतलब आपके जितने नंबर आप गिन रहे हैं वो आपके नीतियों पे जीते हैं, लेकिन कांग्रेस के हक में जितने लोग गए वो अपने कामों से जीते हैं। ये थोड़ा सा जवाब ठीक नहीं लगा। खैर, अरुण जी, आने वाले चुनाव क्या मुसीबत लेकर आएंगे सत्ता पक्ष के लिए? वाकई विपक्ष इतना मजबूत हो रहा है, या फिर ये जो सतीश चंद्र जी ने कहा कि ये तो कामों पर वोट दे दिया गया, व्यक्तिगत कैंडिडेट के कामों को ध्यान में रखा गया, ना कि कांग्रेस को ध्यान में रखकर दिया गया है, या बाकी जो भी विपक्षी दल हैं उनकी हम बात भी कर लें अगर तो? देखिए गरिमा, अगर हम हिमाचल या उत्तराखंड के इतिहास की बात करें तो यहाँ सत्ताएं बदलती रहती है, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस। लेकिन उत्तराखंड में ये मिथक टूटा है। पिछली बार हम 22 के चुनाव में कहें तो दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। हालांकि जिस चेहरे के ऊपर वो चुनाव लड़ा गया था, जो पुष्कर सिंह धामी, वो खुद अपनी सीट से चुनाव हार गए थे। और लगभग यही स्थिति उससे पिछले चुनाव की आई थी कि जब हमें लग रहा था कि अजय भट्ट के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ा गया था, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी और अजय भट्ट प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन उस टाइम अजय भट्ट खुद अपना चुनाव हार गए। भाजपा में ये विकट स्थिति है। लेकिन चलिए, भाजपा आला कमान ने सोचा और नौजवान धामी को फिर से इस सूबे की कमान दी और उनको टनकपुर से चुनाव लड़वाया, बाई इलेक्शन लड़ाया, वो जीत गए। और पिछले 3 साल से वो लगातार, 4 साल हो गए लगातार उनको मुख्यमंत्री के रूप में, हालांकि वो 6 महीने पहले अगर हम देखें तो वो पिछली सरकार के थे। तो देखिए, मुझे ये लगता है कि 2 बार से भाजपा की सरकार है और पिछली सरकार के टाइम पे भाजपा ने 3 मुख्यमंत्री बदले थे, अगर आपको भी याद हो। त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर तीरथ बिल्कुल लगातार वो कुछ भी कुछ महीनों के अंतराल पे। बिल्कुल। चलिए, उन्होंने त्रिवेंद्र जी ने तो 4 साल लगभग पूरे कर लिए थे, 1 महीना बाकी था, लेकिन बाकी को तो 6-6 महीने मिले। और लेकिन कारण वाजिब तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी जो हटाया गया, दूसरा नाम आया, तब भी नहीं दिया गया था, तब भी सवाल उठे थे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो अब देखिए, स्थिति यह है कि 2 बार से भाजपा की सरकार है और हम और आप जैसे लोग, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक होते हैं, ये मानते हैं कि अगर लगातार किसी की सरकार रहती है तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी, सरकार विरोधी एक लहर चलती है। तो उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस प्रदेश में वो अगर लहर चली तो कांग्रेस को लाभ होगा। और कांग्रेस भी बिना मेहनत के, मैं बार बार कहता हूं, आज हमारे साथ कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं है, लेकिन मैं उन्हें कहता, कांग्रेस केवल इस भरोसे है कि कि जनता सरकार के खिलाफ हो जाए, भाजपा के खिलाफ हो जाए तो उन्हें फायदा मिलेगा, केवल इस भरोसे। ठीक है, यानी उनकी अपनी नीतियां शायद मजबूत नहीं है। हाँ, नहीं, और ये बात बिल्कुल स्वीकार भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद इतने समय से कई बार बीजेपी के भी कई सारे फ्लॉज हैं जो सामने आए, लेकिन क्योंकि बीजेपी के साथ एक बड़ा फायदा ये होता है कि ऐसा लगता है कि विकल्प जो है वो खत्म होते हुए नजर आते हैं, तो ये एकमात्र विकल्प इनको चुन लिया जाता है। ये भी एक अपने आप में अलग बात है। शांति प्रसाद जी, कुछ कहना चाहेंगे?
कहूँगा, लोकतंत्र की जीत है और एक संदेश है कि राष्ट्रीय पार्टियां चाहे धन बल का इस्तेमाल करें, चाहे सत्ता का प्रभाव दिखाएं, जनता नौजवानों के सहारे इस बार संदेश देने में सफल रही है कि यदि नौजवानों को मद्देनजर रखते हुए नीतियों में बदलाव सरकारें नहीं करेंगी तो इनको सत्ताओं से उखाड़ेगी। खासकर पंचायत चुनाव ने संदेश दिया है। देखते हैं भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्यप्रणाली में क्या सुधार लाती है। बहरहाल उत्तराखंड के पंचायतों में नौजवानों ने जिस तरीके से जीत का परचम लहराया, ये संकेत है या तो सत्ताधारी पार्टी अपने कार्यप्रणाली में परिवर्तन लाए, वरना उखाड़ कर जनता फेंकेगी। ये संदेश गया। ठीक है सतीश जी, आखिरी रिएक्शन कोई जल्दी से। गरिमा जी, मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, भाजपा एक अनुशासित पार्टी है और हमारी विचारधारा के लोग जो जीत के आए हैं, हमारे कार्यकर्ता जो जीत के आए हैं, चाहे वो ग्राम प्रधान के स्तर पे हो, चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में हो, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य के रूप में हो, तो हमारी पार्टी जो है वो प्रत्येक ब्लॉक में जो है अपनी वार्ड में सरकार बनाने जा रही है। और रही बात जिला पंचायत अध्यक्षों की, आप आने वाले समय पे देखिएगा 12 के 12 जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो हमारे ही चुन के आएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अब जल्द ही सामने आएंगी चीजें, लेकिन फिलहाल पंचायत चुनाव के नतीजों ने वाकई सबको हैरान कर दिया। अब क्या आने वाले वक्त में विपक्ष सत्ता पक्ष की मुसीबत बढ़ाएगा, देखना बहुत अहम होगा। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, अभी तक चुनाव को लेकर चर्चा थी, लेकिन अब आरक्षण को लेकर बवाल शुरू हो गया है। प्रदेश में 6 जिलों की कमान अब महिलाओं के हाथों में है, लेकिन इसको लेकर भी विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में तकरार जारी है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।